आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। अगर बच्चों आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग क्लास 12th में, तो हम क्लास 12th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और कई कई किताबों में इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। बेसिकली ऑप्टिक्स पढ़ना है। अब ऑप्टिक्स क्या होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं ना। तो देखो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट। मतलब लाइट के जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको स्टडी करना, उनको पढ़ना, उनको समझना। जिस ब्रांच में आता है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना बच्चों। तो कुल मिला के ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी के बारे में। अब इसका मतलब हमें लाइट भी पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है तो आपने ऐसा याद होगा आपको कि सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर इंफ्रारेड रेज आती हैं, उसके बाद विजिबल रेंज होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर। लेकिन विवग्योर को उल्टा लिखते हैं ना बच्चों इस स्पेक्ट्रम में, ये याद रखना। उसके बाद फिर आपका अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उसके बाद एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं। और आपको यही बताया गया होगा कि रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ हम जब जाते हैं इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है। यानी रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी कम होगी, वहीं गामा रेस की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। वैसे ही वेवलेंथ उल्टा होगा, गामा रेस के लिए वेवलेंथ सबसे कम होगा, रेडियो वेव्स के लिए जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हुए फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है जिसको विजिबल रेंज बोल रहे हैं, जिसमें कलर्स आते हैं बेटा अपने, है ना। तो इस विजिबल रेंज को ही हम लाइट कहते हैं क्योंकि ये वो रेंज है जो हमें देखने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब हम देख पाएँ तो वो रेस को ही देख पाते हैं हम, ना तो कभी अल्ट्रावायलेट रेस देख पाए हैं, ना हम कभी माइक्रोवेव्स देख पाए हैं, सिर्फ हम विजिबल रेंज देख पाते हैं। मतलब हमको देखने का जो कारण है वो ये विजिबल रेंज ही है, इसी को हम लाइट बोलते हैं, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो लाइट की डेफिनेशन भी दी है। लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन टू सी अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है ताकि हम इस दुनिया को देख पाएँ, है ना। तो आई होप लाइट की डेफिनेशन क्लियर होगी। और इस लाइट के बारे में जितनी भी स्टडी होती है उसको हम ऑप्टिक्स के अंदर ले लेते हैं और ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है ना। तो आई होप ऑप्टिक्स और लाइट दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्टिक्स है ये एक्चुअली में 3 ब्रांचेस में क्लासिफाइड है। मतलब ऑप्टिक्स को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो डिवीजन है उसको बोलते हैं रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो आपका आ गया। इसमें आप ये मान के चलते हो कि लाइट जो है वो आपका पार्टिकल नेचर है ना, पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। आपने 11th में नेचर पढ़ा हुआ है, एक पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी हुई है और बाद में एंड में आपने वेव फिजिक्स पढ़ी हुई है ना। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको। पार्टिकल नेचर है। उसके बाद फिर इसमें ये भी मान के चलेंगे कि पार्टिकल नेचर के कारण कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद फिर बेटा दूसरा जो पार्ट है ऑप्टिक्स का उसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स जो है वो उसमें लाइट का वेव नेचर को शो किया गया है ना। और उसके बाद उसमें हम वेव नेचर को पढ़ेंगे, है ना, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब लाइट को हम वेव की तरह मानेंगे तब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ा करेंगे। तो ये भी आपको इसी साल 12th में पढ़ना है क्योंकि 12th में आपका रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो 10 चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स होगा। उसके बाद फिर क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में वापस से लाइट को पार्टिकल नेचर माना गया है और इसमें लाइट को फोटॉन्स के रूप में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फोटॉन्स, है ना। मतलब फोटॉन्स की स्टडी करेंगे, लाइट को फोटॉन्स मान लिया करेंगे। और वो कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वो तो जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तभी पढ़ेंगे। ये भी आपका 11 चैप्टर में आएगा, इसी साल है 12th में। मतलब ये ऑप्टिक्स के तीनों पार्ट इसी साल पढ़ने हैं आपको।
12th में एक एक पूरा पूरा डेडिकेटेड इस पे चैप्टर है। ये जो क्वांटम ऑप्टिक्स का पार्ट आएगा ये आपका चैप्टर का नाम होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। तो आई होप आपको ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन भी समझ में आया होगा। तो आप लोग अब स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और जितना भी स्लाइड में लिखा हुआ है वो आप लिख लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। तो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, उसमें पहले जो प्रॉपर्टी है वो है लाइट फॉलोज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। लाइट फॉलोज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन, तो इसका मतलब क्या है कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन, है ना बच्चों। और ये भी लिखा हुआ है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम, मतलब जो मीडियम है अगर वो चेंज ना हो, वो एक जैसा मीडियम रहे तो उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर मीडियम बदल जाएगा तो लाइट बेंड कर जाती है। ये आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है ना 10वीं में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस मीडियम का मतलब सेम मीडियम रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में भागेगी, अगर मीडियम बदल जाएगा तो फिर बेंडिंग आ जाएगी, है ना। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी लाइट को वेव की तरह पढ़ेंगे तो लाइट को कौन सी वेव मानोगे आप। वेव तो दो प्रकार की होती हैं, 11th में आपने पढ़ा है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ करती थी बट लाइट ट्रांसवर्स वेव है ना। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्यों है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हम इस बात को समझेंगे। अभी तो आप इतना याद रख लें कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती बच्चों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है ना बच्चों। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं भी है तो भी ट्रैवल करेगी और अगर मीडियम है तो भी ट्रैवल करेगी, है ना। इसलिए उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम में जब कोई मीडियम नहीं होगा तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो आप, ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है बेटा, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट। तो ये बहुत ही हाई स्पीड होती है ना, बहुत बड़ी स्पीड होती है। और आप जानते ही हो कि हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज़ कौन सी है, तो आपको पता है कि वो लाइट ही है ना। और अगर आपको ये आइडिया चाहिए इसकी स्पीड के बारे में तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर आपको धरती के चक्कर लगाने हो और आप स्पीड ऑफ लाइट से लगाने जाओ तो आप पूरी अर्थ के 7 चक्कर लगा लोगे, कंप्लीट 7 आप रोटेशन कर सकते हो एक सेकंड में। इतनी ज़्यादा रफ्तार होती है लाइट की, है ना, अगर लाइट की स्पीड से आप घूमोगे तो। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। और ये याद रखना बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट मैंने लिखा है सिर्फ वैक्यूम में होती है, किसी दूसरे मीडियम में स्पीड बदल जाएगी, जैसे ग्लास में, एयर में बदल जाएगी। आपने 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज़ पढ़ी होगी, है ना। तो डिफरेंट मीडियम्स में ये स्पीड बदल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे खास तौर से ये शब्द यूज़ किया है कि वैक्यूम में या फिर एयर में बोल सकते हो आप, इतनी स्पीड होती है ना। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कि लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स कंसिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं विवग्योर। ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया है ना। और मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ फिर से बता दूँ जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा जब अपन रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन पढ़ रहे होंगे। जो विवग्योर है, तो जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो याद रखेंगे कि लैम्डा बढ़ेगा, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी घटेगी, है ना बच्चों। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसकी बच्चों, रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की। और आप अप्रॉक्सीमेटली रेंज भी मैं बता देता हूँ कि जो वॉयलेट की पास की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, और रेड के पास की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है ना। अप्रॉक्स डाटा है, याद रहना चाहिए, आपके बहुत काम आएगा बाद में। यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ की रेंज है वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर
7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है अप्रोक्सीमेटली, है ना। और आर्मस्ट्रॉन्ग आप जानते हो कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़े, है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं और ये आपको छोटी छोटी बातें प्रॉपर्टीज़ लाइट ही समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन को जो समझना है वो है रे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो रे के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना बच्चों। अब रे क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो अ स्ट्रेट लाइन, रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच, स्ट्रेट लाइन ऐसा लिख लो चाहो तो आप, स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एरो इन द डायरेक्शन of propagation of light, है ना। तो रे क्या होता है, रे मतलब आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ और उसमें एक एरो लगा दो, जिस दिशा में लाइट रे जा रही है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब ये जो एरो है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उस डायरेक्शन में ये एरो है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो बच्चों, इसी चीज़ को हम रे बोलते हैं, है ना। तो रे का डेफिनेशन भी आपको समझ में आया होगा। रे एक स्ट्रेट लाइन होती है जो जिस पे हम एरो लगा देते हैं और वो एरो हमें बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रे। तो आई होप आपको रे भी समझ में आया हुआ है ना। तो ये भी आप, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि नोट्स बना लेंगे तो उसमें लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब रे के बाद बारी आती है बीम की। ये बीम क्या होता है, तो बीम को भी समझ लेते हैं ना। तो बीम की डेफिनेशन भी आपने 10th वगैरह में पढ़ी है अच्छे से। बीम क्या होता है बच्चों, हम लिख सकते हैं अ ग्रुप और बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो उसको बीम बोला जाता है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ तो आप एक ऐसी छोटी सी एक टॉर्च लें, है ना बच्चों, और टॉर्च में बटन दबा दें तो आपको दिखाई देगा कि इस टॉर्च से ऐसे पूरा का पूरा एक एरिया में लाइट जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं तो यहाँ पे एक आपका सर्कुलर स्पॉट बन जाएगा, है ना। एक बढ़िया स्पॉट दिखाई देगा आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, है ना। आप ध्यान से देखो तो इस स्पॉट में, इस एरिया में बहुत सारी रेज होंगी, तो इनका ग्रुप, इन सभी रेज का ग्रुप या फिर बंडल क्या कहलाता है बच्चों, बीम कहलाता है ना। तो बंडल और ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इस बीम के कुछ प्रकार होते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, तो बेसिकली 3 प्रकार की बीम होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ बीम, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, है ना बच्चों। अब कन्वर्जिंग बीम क्या होती है बच्चों, तो आपको पता है कि इस तरीके से हम जो बीम बनाते हैं वो क्या होती है बच्चों, कन्वर्जिंग। तो दूसरे प्रकार की बीम क्या होती होंगी बच्चों, आप बताओ। तो ये कैसी बीम होंगी, तो आपके मन में आ रहा होगा शायद डाइवर्जिंग, लेकिन अभी मैंने एरो नहीं बनाया। अगर मैं एरो ऐसे बना दूं तो ये भी कन्वर्जिंग बीम। इसका मतलब कन्वर्जिंग टाइप ऑफ बीम कहना ये इस बात पर निर्भर करता है कि एरो किधर है। बिना एरो बनाए आप नहीं बता सकते कि कन्वर्जिंग बीम है कि डाइवर्जिंग बीम है। तो मैं आपको कन्वर्जिंग बीम की डेफिनेशन ही बोल देता हूँ, मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ। कन्वर्जिंग बीम का मतलब होता है कि 2 रेस के बीच में डिस्टेंस कम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखो, इसमें एरो इस तरफ है, मतलब लाइट रे इधर आ रही है राइट की तरफ, और राइट की तरफ 2 बीम के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए कन्वर्जिंग है। इसमें भी यही हो रहा है। अब इसमें लेफ्ट की तरफ रे आ रही है और 2 रेस के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है,
इसलिए ये कन्वर्जिंग बीम है। तो आपको समझ में आया होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज डिक्रीजेज, तो दैट बीम इज नोन एज कन्वर्जिंग बीम। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि दूसरे प्रकार की जो बीम होती है उसका नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग। तो आप समझ गए होंगे डाइवर्जिंग बीम, बिना एरो लगाए आप नहीं कह सकते कि कौन सी बीम है ना, इसलिए एरो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइवर्जिंग बीम ऐसी होगी बच्चों, अब दो रेस के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी, तो अब बढ़ेगी तो उसको डाइवर्जिंग बीम बोल देंगे, है ना। इसको ऐसे ही बना सकते हैं और इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी आपका डाइवर्जिंग बीम है ना। और तीसरे टाइप की जो बीम होती है वो बच्चों कौन सी बीम होती है, तो वो उसको कहते हैं पैरेलल बीम, है ना। अब पैरेलल बीम कैसी होती है तो वो आपको पता है, ऐसे जब दोनों के बीच की दूरी फिक्स हो जाए, है ना, वो चेंज ना हो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो हम क्या बोलेंगे उसको पैरेलल बीम। ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बीम भी क्लियर होगा, बीम भी क्लियर होगा कि क्या होता है ना। तो ये टाइप्स ऑफ बीम है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और कुछ चीज़ें और समझते हैं। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आपको एक साथ कई सारे फिनोमेना मैं समझा देता हूँ कि कौन कौन से फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए मैंने ऐसी एक लाइन खींची और इस लाइन को मैंने कहा इंटरफेस, है ना बच्चों, इसको कहा इंटरफेस। अब इस इंटरफेस का क्या मतलब होता है, इंटरफेस कौन सी चीज़ होती है बच्चों, तो इंटरफेस होता है आपका कि ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करे। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए ना। तो एक ऐसी बाउंड्री है जो शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो दो मीडियम को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, तो ऐसी बाउंड्री को हम इंटरफेस बोलते हैं ना। तो इंटरफेस के इस तरफ मीडियम 1 है और इस तरफ मीडियम 2 है, ये कोई भी मीडियम्स हो सकते हैं, है ना बच्चों, तो उसको इंटरफेस बोलते हैं। अ बाउंड्री विच सेपरेट्स द टू मीडियम इज कॉल्ड एज इंटरफेस। अब ये इंटरफेस हो गया, है ना, दो मीडियम सेपरेट कर रहा है ये। अब मान लीजिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है ऐसे इंटरफेस की तरफ, जो रे ऑफ लाइट इंटरफेस की तरफ आएगी, है ना, जो भी लाइट की रे इंटरफेस की तरफ आएगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना बच्चों, याद रखेंगे इंसिडेंट रे, है ना, शॉर्ट में IR लिख देते हैं अपन, इंसिडेंट रे। और वो जिस पॉइंट पे टकराएगा, इंसिडेंट रे इंटरफेस के जिस पॉइंट पे टकराएगा उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे टकराया, तो इस इंटरफेस के जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराएगा उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो जब हमने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने नॉर्मल कहा, नॉर्मल। तो क्लियर हो रही होंगी आपको बात। जो भी रेखा किसकी तरफ आएगी, इंटरफेस की तरफ आएगी, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंटरफेस के जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप परपेंडिकुलर खींचोगे इंटरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, तो उसको हम बोल देंगे बच्चों नॉर्मल। और अब जब एक इंसिडेंट रे इंटरफेस पे गिरती है तो उसके साथ 3 फिनोमिनाज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इंसिडेंट रे गिरे और वापस से मीडियम 1 से आई और मीडियम 1 पे ही चली जाए, मतलब सेम मीडियम में चली जाए, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ऐसे फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे RR, है ना। और ये जो फिनोमिना है ये है रिफ्लेक्शन। तो आई होप रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक मीडियम से रे आती है और सेम मीडियम पर वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा फिनोमिना ये हो सकता है कि इंसिडेंट रे आए, पहले मीडियम से आए और फिर वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए। तो जब वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी तो उस फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन।
याद रखेंगे बच्चों। और रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर रे वापस हो गई तो वो फिनोमिना हो गया रिफ्लेक्शन, अगर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गई तो वो फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन। और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसिडेंट रे आए और वो इंटरफेस में ही रह जाए, ना तो वो रिफ्लेक्ट हो ना तो वो दूसरे मीडियम में जाए, तो उस केस में वो फिनोमिना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना बच्चों। लेकिन हमारे कोर्स में रे ऑप्टिक्स में हम दो ही फिनोमिना पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको फिनोमिनास क्लियर होंगे, है ना। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टेड क्या रे क्या होता है, ये भी समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आर, है ना। तो ये सब आपने 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैंने बस आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी। तो यहाँ पे हम जो शुरू कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको ड्रॉ कर लें जल्दी से, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, है ना। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और नोट कर लें। हम आप चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए हमें कौन सा फिनोमेना पढ़ना है बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं अब हेडिंग डाल देता हूँ, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसा फिनोमेना होता है उसको मैंने अभी आपको समझाया। मैंने क्या कहा कि कोई भी इंटरफेस है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, तो एक रे जो इंटरफेस की तरफ आती है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल खींचते हो जो, आप उसको बोलते हो नॉर्मल। और जब एक ही मीडियम से रे आए और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना बच्चों। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो यहाँ पे लिख देते हैं द फिनोमेना ऑफ लाइट in which an incident ray bounce back in the same medium after hitting the interface is called as reflection. तो रिफ्लेक्शन कैसा फिनोमेना है बेटा, लाइट का वो फिनोमेना जिसमें इंसिडेंट रे इंटरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस हो जाए, बाउंस बैक कर जाए, है ना। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। पता तो आपको था ही वैसे भी। अब इसके रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं जो हमें पता होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कितने लॉज होते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के, तो आपको पता है, आप पढ़ते आए हो कि 2 लॉ होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसे याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे।
और सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। तो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे रहते हैं ना। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे प्लेन में चले जाए, या फिर इंसिडेंट रे किसी दूसरे प्लेन से आए और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में हो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे रहेंगे, है ना। तो आई होप ये आपको दोनों लॉ क्लियर है और ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ डिस्कशन का ज़्यादा बसता नहीं है ना। तो ये आपका हो गया फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच एन इंसिडेंट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग द इंटरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, है ना। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। तो ये दो बातों का आप ख्याल रखेंगे और इसको अच्छे से समझ के रखेंगे, ठीक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन बता दिया और आपको रिफ्लेक्शन के दो लॉस बता दिए। अब मैं आपसे कुछ और भी पूछ लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने अभी देखो इंटरफेस ऐसे बनाया था, प्लेन इंटरफेस, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, तो आपने तो यहाँ पे नॉर्मल जब मैंने कहा बनाने के लिए तो आप बना दोगे आराम से, ऐसे नॉर्मल बनेगा, परपेंडिकुलर ही तो बनाना है। लेकिन मान लो कि मेरे पास ऐसा फ्लैट सरफेस नहीं है, मेरे पास ऐसे कर्व्ड सरफेस है ना बच्चों, कर्व्ड सरफेस। अगर आपके पास ऐसा कर्व्ड सरफेस है और मैं बोल रहा हूँ कि लाइट रे मेरी ऐसे गिर रही, ये मेरा इंसिडेंट रे, तो अब यहाँ पे नॉर्मल बनाना है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो कैसे नॉर्मल बनाओगे। तो आप कर्व्ड सरफेस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें नॉर्मल कैसे बनाना होता है। जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई है, सबसे पहले वहाँ पे टेंजेंट खींचो आप, तो उस टेंजेंट से उस पॉइंट का सरफेस का नेचर पता चल जाएगा। अब इसको फ्लैट सरफेस जैसा मान लो, अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचें आप, यस, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगा बच्चों, नॉर्मल, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। जैसे इस पॉइंट पे मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आई, तो इस पॉइंट पे कैसे नॉर्मल खींचोगे, सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट खींचें, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचें, ये आपका नॉर्मल होगा, है ना। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखें कि जिस भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना है, पहले वहाँ पर एक टेंजेंट खींचें और फिर उसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, तो वो नॉर्मल कहलाएगा। एक टेंजेंट खींचें फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचें, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो फ्लैट सरफेस पे तो आपको नॉर्मल बनाना पहले से आता ही है। आई होप अब आपको कर्व्ड सरफेस में भी नॉर्मल बनाना आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कई बार अभी आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर एक और टाइप के सरफेस आते हैं, जैसे आगे चल के आएंगे अभी, उनमें भी नॉर्मल बनाना होगा आपको, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ स्फेरिकल सरफेसेस, जैसे ये है ना, तो ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है, जैसा बोलना चाहो। तो इस सरफेस पे अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा। मान लीजिए मेरी जो रे है इंसिडेंट रे वो ऐसे आई, अब बताइए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कैसे बनाऊंगा। तो आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस में तो सिखाया आपने, आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ टेंजेंट बना लोगे, फिर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींचोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, नॉर्मल मिल जाएगा। यही तो आपका नॉर्मल होगा, है ना। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें आपको टेंजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचो सर्कल में जो टेंजेंट होता है उससे 90 डिग्री खींचना है, और टेंजेंट के 90 डिग्री हमेशा कौन होता है, रेडियस, और रेडियस हमेशा कहाँ से पास करता है बच्चों, सेंटर से। तो जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच के आप नॉर्मल बनाओगे तो वो तो रेडियस से ही पास होना है, यानी कि सेंटर से ही पास होना है। तो टेंजेंट बनाने की जरूरत ही क्या है, आप तो डायरेक्ट सेंटर से पास कर दो ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक रे ऐसे गिरी, ये इंसिडेंट रे, तो इस पॉइंट पर आपको गिराना, अब आप टेंजेंट बनाओगे फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे। अरे जब हमें पता है कि वो सेंटर से ही पास होने वाला है तो उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से पास होगा, तो यही आपका नॉर्मल हो गया ना। इसलिए किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो स्फेरिकल सरफेस में उसको चुपचाप आपको कहाँ से जोड़ देना चाहिए, सेंटर से।
इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है तो उसको कहाँ से जोड़ दो बच्चों, सेंटर से, तो नॉर्मल बन जाएगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, आप कहाँ से जोड़ दो, सेंटर से, है ना। तो टेंजेंट बनाने के बाद परपेंडिकुलर खींचो, ये सिर्फ आप कर्व्ड सरफेस में करेंगे। लेकिन स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल कैसे बनाएंगे, स्फेरिकल सरफेस में जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है उस पॉइंट को आप चुपचाप किससे जोड़ दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, सेंटर से। तो सेंटर से जोड़ने पे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, नॉर्मल मिल जाएगी, आपको कोई टेंजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको हर प्रकार के सरफेसेस में नॉर्मल कैसे डाली जाती है ये भी समझ में आ गया होगा। ये अभी कई जगहों पे यूज़ होगा इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, है ना। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो मैं फ्लैट सरफेस पे भी नॉर्मल बनाना जानता हूँ, मैं कर्व्ड सरफेस पे भी जानता हूँ, और मैं स्फेरिकल सरफेसेस पे भी जानता हूँ, है ना बच्चों। चलिए तो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली, है ना बच्चों, हमने उसकी बात कर ली कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा ऑब्जेक्ट की, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में आप देखें हम लिखेंगे इन रे ऑप्टिक्स, in ray optics object is defined as the intersection point of incident rays रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, है ना। मतलब इंसिडेंट रे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। भाई आपके यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हो उससे ऐसी रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, तो ये जो रेज हैं ये ऑब्जेक्ट से तो दूर जा रही हैं लेकिन ये किसी सरफेस पे टकराएंगी, तो उस सरफेस के लिए या उस डिवाइस के लिए ये इंसिडेंट रेज हो गई। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं तो वो पॉइंट ही तो क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होता है ना कि ये इंसिडेंट रेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के आधार पर हम बता सकते हैं वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि आगे हम यूज़ में लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन करेंगे जिनको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ऑन द टाइप ऑफ इंसिडेंट रेज। तो सबसे पहले मान के चलिए हम बोल रहे हैं हमारी जो इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। अच्छा बच्चों, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए इंसिडेंट रे कैसी होंगी ये हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आपकी ऑप्टिकल डिवाइस मतलब कुछ भी हो सकता है वो। आपका ऑप्टिकल डिवाइस में मतलब मिरर भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, लेंसेज भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सबके लिए जनरलाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसी शेप बना लिया है और ये मान लिया है कि ये कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है ना, कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए इंसिडेंट रेज का क्या मतलब हुआ, इंसिडेंट रे का मतलब हुआ कि जो रेज इसकी तरफ आ रही हैं, इसकी तरफ जो भी रेज आएंगी वो इंसिडेंट रेज हो जाएंगी। यानी कि ऐसी रेज आएंगी जो इसकी तरफ आ रही हैं ऐसे, वो इसके लिए इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, इंसिडेंट रेज। और ध्यान से देखो इंसिडेंट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए कैसी इंसिडेंट रेज हो गई, डाइवर्जिंग। तो जब डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं और फिर जब आप देखोगे तो ये किसी पीछे के पॉइंट पे मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी ना, और ये सारी रेज यहाँ से आती हुई लगेंगी। अब यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन है किसका बच्चों, इंसिडेंट रेज का, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, याद रखेंगे डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट को हम कौन से नाम से पुकारते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, है ना। फिर सेकंड, आपकी जो इंसिडेंट रेज हो वो कन्वर्जिंग हो, यदि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज,
तो ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है। इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी रेज होती हैं होंगी बच्चों, जो इसकी तरफ आ रही। लेकिन अब ये जो रेज हैं जो इसकी तरफ आ रही हैं वो देखो कन्वर्जिंग है, उनके बीच की दूरी धीरे धीरे घट रही है, इसलिए कन्वर्जिंग है। अब आप बोलोगे, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो कभी ऐसी रेज देखी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट से ऐसी कन्वर्जिंग रेज आती हैं, हमेशा हमने ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज ही देखी हैं। तो आप चिंता नहीं करो इसके लिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज कहाँ बनती हैं। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको इसका फीलिंग आएगा कि ये कहाँ से बनती है, कैसे बनेंगी है ना। तो अभी उसके लिए परेशान ना हो, अभी सिर्फ मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, सिर्फ उसको याद रखें, वो ज़रूरी है। तो अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं तो आपको याद रखना है कि वो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। और कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज अगर कहीं दिखेंगी, कैसे दिखेंगी मैं बताऊंगा, बट अभी आप ये याद रखो कि कहीं पे ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब कि वो यहाँ कहीं तो मीट करेंगे नहीं, पीछे तो डाइवर्ज हो रही ना बच्चों, तो ये आगे ही मीट करेंगी, बट आगे तो रेस जाएंगी नहीं, वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमें एक महसूस होगा, भ्रम होगा कि पीछे कुछ है, एक्चुअल में वहाँ कुछ होगा नहीं, बट ऐसा हमें एक क्या होगा बच्चों, भ्रम होगा, है ना, इल्यूजन होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब रियल में मिलेंगी रेस तो वो है रियल ऑब्जेक्ट, और जब मिलती हुई नजर आएंगी वो एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं तो उनको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो कुल मिला के आपको तो ऐसे याद रखना है कि अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होंगी तो रियल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज होंगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। इस बात को आपको याद रखना है। और ये सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये रिफ्रैक्शन हो चाहे आपका डिस्पर्जन हो, कहीं पर भी हो, प्रिज्म पढ़ोगे आप, उन सब में ये लागू होगा। अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, तो इसको याद रख लेना, है ना। ये कन्वर्जिंग रेस कैसे बनेगी ये मैं बाद में आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। फिर तीसरी जो आपकी रेस होंगी इंसिडेंट रेस, वो पैरेलल हो सकती हैं भाई। तीसरे प्रकार का तो यही है ना, टाइप्स ऑफ बीम देखें तो अपन, तो पैरेलल इंसिडेंट रेस। अब पैरेलल इंसिडेंट रेस हैं और ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है ना बच्चों। तो ऐसी आएंगी इंसिडेंट रेस। पैरेलल तो वो होती है ना जो उनके बीच की दूरी चेंज ना हो, तो आप उस समय बोलोगे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। भाई पैरेलल इंसिडेंट रेस कब आती हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, है ना। तो आप बोलोगे सर रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अभी हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो केस टू केस वेरी करेगा। आप तो इतना याद रखें कि जब भी आपको पैरेलल इंसिडेंट रेस मिलेंगी तो आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से ही पैरेलल रेस आती है ना। तो इस बात को ध्यान से याद रखना है, ध्यान देने वाली बात है ना बच्चों। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी क्लियर होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब इमेज को ही पढ़ लेते हैं ना। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब बारी है इमेज पढ़ने का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे इमेज भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अब ये इमेज क्या होती है, तो ये इसका भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन रे ऑप्टिक्स image is defined as the intersection point of reflected और रिफ्रैक्टेड रेज, है ना बच्चों। तो आपका इमेज क्या है, इमेज को रे ऑप्टिक्स में ऐसे डिफाइन किया गया है कि इमेज जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से। अभी हम रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी इमेज बनेगी।
तो जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जो इमेज बनेगी वो भी किसके इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगी, तो वहाँ पे होंगी कौन सी रेज बच्चों, रिफ्रैक्टेड, और यहाँ पे हैं कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती हैं उनके इंटरसेक्शन से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज बोलते हैं। ठीक, अब ये इमेज के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। अब ये टाइप्स ऑफ इमेज कैसे होते हैं बच्चों, तो टाइप्स ऑफ इमेज के लिए भी वही 3 प्रकार की रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो सबसे पहले प्रकार की जो रिफ्लेक्टेड रेज है हम बोलते हैं कि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। अब किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए आप रिफ्लेक्टेड रेज कैसे पहचानोगे कि कौन सी रेज रिफ्लेक्टेड रेज है। जो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ रेज आ रही थी बच्चों वो इंसिडेंट रेज थी, तो ऑब्वियसली बात है टकराने के बाद जो ऑप्टिकल डिवाइस से दूर जा रही होगी वो आपकी कौन सी रेज होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कैसी हैं, तो वो कन्वर्जिंग है। देखो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में दूर जा रही है ना, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस कम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। अब आप ध्यान से देखें तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन देखना है ना बच्चों, तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ क्या बना लेंगी, इमेज। अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, रियलिटी में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। याद रखेंगे बच्चों, इसको आप बोलोगे रियल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो आप बोलोगे उसको कौन सी इमेज, रियल इमेज, है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो स्क्रीन पे ये इमेज ऑब्टेंड हो जाएगी, तो इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। तो याद रखेंगे जब भी कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं तो आपको जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है बच्चों, रियल इमेज। उसके बाद सेकंड टाइप की जो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो सेकंड टाइप का जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपका वो कौन सी होंगी, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग आरआरस, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं, तो वो भी हम बना देते हैं। आप ध्यान से देखें तो जो रेज दूर जा रही हैं तो एरो ऐसे लगा दो दूर जाते हुए, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। और देखो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए ये कैसी रेज हो गई, रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग। अब ध्यान से देखो ये क्योंकि डाइवर्जिंग कर रही है तो ये इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी ऑप्टिकल डिवाइस के लेफ्ट साइड, ये रेज ऐसे जा रही हैं तो ये तो फैल रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो जब आप यहाँ से देखोगे, इस साइड से खड़े होगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कहीं पीछे से इंटरसेक्ट हो रही थी, वहाँ से आ रही, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई भी रे गई नहीं, सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है ना बच्चों। तो जब आपको ऐसा भ्रम होता है तो वो इमेज जो होती है उसको आप कौन सी इमेज बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज। क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रीन लाएंगे तो इमेज नहीं बनेगी, है ना बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन लाने पर इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो ये कौन, लेकिन दिखती है अपन को मिरर में, तो आप देखती हो ना, तो कैसी इमेज होती है ये, वर्चुअल इमेज, है ना। तो आपको तो याद रखना है कि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो रियल इमेज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो वर्चुअल इमेज। और तीसरा आप पहचान गए होंगे, तीसरी कैसी रिफ्लेक्टेड रेज हो सकती हैं बच्चों, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। अब पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज तो ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। पैरेलल मतलब दूरी चेंज नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो आप इसको बोलोगे। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपको पता है इन्फिनिटी पे, तो हम बोलेंगे इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब रियल वर्चुअल तो वो केसेस पे डिपेंड करता है ना बच्चों, अभी जब हम केसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो आप इतना याद रखें कि अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो आई होप आपको इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज भी समझ में आया होगा, ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। पूरे जितना भी लेक्चर हमने बनाया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाना है, पहली बात आपको, है ना, और अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो आज तो बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन था और सिंपल चीज़ें थी जो आप पहले से जानते हैं ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे की कहानी को पढ़ेंगे, ठीक बच्चों।